हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो पावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 4, जिसके ऊपर मुझे कमेंट्स भी आया था कि आप केपलर लॉ बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो भैया बता देते हैं। अब किसी को जानना है तो जानने ही देना चाहिए, क्यों नहीं जानेगा ना। अब 11th में है आपका केपलर लॉ, 9th का एनसीईआरटी में आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उसका रेफरेंस पढ़ते होंगे, शायद एसचान या बहुत सारा बुक्स होता है, ठीक है, वो सब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें आपको केपलर का प्लानिटरी मोशन का लॉ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज तो हम लोग केपलर लॉ करने वाले हैं। उन्होंने भी 3 लॉ दिया था और उसका यूज किया था न्यूटन ने अपने, वो आपका जो पता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब भैया आर स्क्वायर क्यों होगा? ये जो है न्यूटन जो है, न्यूटन बाबा, उन्होंने केपलर से लिया था। उन्होंने भी चोरी की थी, बहुत बड़ा जुल्म किया था, लेकिन उनको कोई नहीं बोलता क्योंकि उन्होंने बस यूज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना और किसी बकवास के। बस एक और बकवास होने वाला, वो है हमारा इंट्रो। चलिए इंट्रो लगा दो कोई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो है हमारा क्या है, के पी एल आर, अच्छा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला उसने उसने भी कितने लॉ दिया था? 3, 1 2 3। जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दिया था अपने मोशन चैप्टर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, जिसे हम लोग ने पढ़ा था। इसी केपलर ने 3 लॉ दिए थे, और उसमें से जो हम लोग मान जाता है कि न्यूटन जो है केपलर का थर्ड लॉ लेके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भर दिया था उसका अपना फॉर्मूला निकालने के लिए। वो आपका जो था ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, वो बताने के लिए। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग केपलर का लॉ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है हमारा, कि द प्लैनेट रिवॉल्व्स around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit, elliptical orbit, elliptical, sorry, double L, elliptical, elliptical orbit, in an elliptical orbit, ठीक है। ये बोल दिया था अराउंड द सन इन एन elliptical orbit विच, अब सन है तो सन का भी कुछ यूज तो करना पड़ेगा ना, बिना सन के यूज किए तो नहीं बनाएगा वो। विथ सन एट वन ऑफ इट्स 2 फोकाई, फोकस का प्लूरल, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं एलिप्टिकल जो बोला, एलिप्टिकल जो शब्द है उसका क्या मतलब हुआ हमारा। तो जैसे कि सर्कल होता है हमारा सेंटर, उसके चारों ओर एक कंटिन्यूअस पॉइंट का चेन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बता रहे हैं। और जो सेंटर से, यहाँ थोड़ा हमारा परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, हाथ से बना रहे, अब थोड़ी ना बना सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं हम इस सर्कल का, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा सबका, मीन डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हम लगते हैं ए बी, सेंटर को ले लेते हैं, सी डी ई एफ, सबका डिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ, ठीक है, ये होता है। लेकिन एलिप्टिकल जो है वो चीज ही कुछ और है। अगर आप एलिप्टिकल, हम लोग ऐसे जनरल वे में क्या जानते हैं, कुछ अंडा टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बोले, ऐसा अगर बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चिपटा कर देते हैं ऐसे करके। अगर पूरा ऐसा सर्कल है तो उसको हम ऊपर से दबा देते, ठीक है। जैसा कि हमारा अर्थ का शेप ऑब्जेक्ट शेप बोल रहे थे हम पिछला वीडियो में, तो वैसा ही। तो हम इसको अगर दबा देते हैं, ठीक है, ये तो समझ में, तो सर्कल के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा दबा दें तो कुछ इसका, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सेंटर नहीं होता, ऐसे क्या होता है, हमारा फोकाई होता है। एक फोकाई यहाँ हो जाता है, एक फोकाई यहाँ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी एक जो हमारा होता है, जैसे कि सर्कल में क्या होता है, रेडियस इक्वल होता है, वैसे इसमें होता है कि अगर हम एक फोकाई से कोई एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट को हम दोनों फोकाई से ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे में भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट कोई भी ले सकते हैं आप, डी, ठीक है। और इसको अब हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल पाथ में कि AC प्लस BC इक्वल टू AD प्लस BD, मतलब कि जो आपका दोनों फोकाई से जो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप जो कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा और कभी चेंज ना ही होगा। हो गया तो आपका वो एलिप्स नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स गोइंग ऑन, लेट्स चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। गो कोरोना और कुछ, गो कोरोना, गो इंडिया, और गो इंडिया मतलब चलो बढ़ो इंडिया। तो यहाँ पे इसका एक और होता है, जैसे ये तो हो गया आपका फोकाई को लेके। अब इसके एक और होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे एक इसका सेंटर ले लेते हैं हम लोग, सेंटर भी होता है इसमें, सेंटर ओ मान लेते हैं। इसका एक फोकाई हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक फोकाई हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हम ज्वाइन करते हैं इसको, एक सेंटर से जो लाइन पास हुआ दोनों, और एक फोकाई और सेंटर दोनों से लाइन पास हुआ। तो ये जो होता है आपका, ये वाला जो पोर्शन हुआ, ठीक है, ये होता है आपका मेजर एक्सिस, यहाँ एक्सिस होता है, रेडियस नहीं, एक्सिस, ओके। तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। और ये जो आपका छोटा वाला होता है, बड़ा वाला को मेजर, छोटा वाला को माइनर, जैसे हम लोग 8 में करते हैं इसमें भी होता है। और ये जो आपका ये वाला पोर्शन जो है, यह हो जाता है आपका माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। एक मेजर आर्क होता है, एक मेजर एक्सिस, सॉरी आर्क बोल दिया, यहाँ एक्सिस होगा, एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। और इसमें हो जाता है आपका, अगर आप रेडियस लेते हैं, रेडियस तो रेडियस बोल रहे कहा चले गया। तो ये होता है आपका एलिप्टिकल पाथ, ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का सम इक्वल रहेगा। मतलब L1 अगर आप इसको L1 बोलते हैं, L2 बोलते हैं इसको, T1 T2 T3 T4 वेरिएबल है, L ले सकते हैं, T ले सकते हैं, A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, X ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। ये है आपका केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का, अभी स्टार्टिंग होने वाला है, अभी वेट। ये एलिप्टिकल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग केपलर क्या बका था, ये क्या भौंक के गया वो पढ़ लेते थोड़ा हम। तो केपलर जो है हमारा क्या भौंका था कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल समझ में आ गया, कुछ इस टाइप से शेप होता है। यहाँ पे फोकाई दो फोकाई बना दिया हम लोग, तब बड़ा कर देते ना, ठीक है। ये बन गया हमारा दो फोकाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला था, विथ प्लैनेट रिवॉल्व्स, मतलब प्लैनेट है जैसे सन, अर्थ मान लेते हैं, अर्थ ही ले लेते हैं हम लोग, अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है, विथ सन एट वन अदर टू फोकाई। एक फोकाई में क्या हो जाता है हमारा सन, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को क्या बोला गया कि सन जो है अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विथ सन वन अदर टू फोकाई, ओके। इज इट क्लियर? क्लियर, यही बोला गया था, बस फर्स्ट लॉ इतना ही था। अब सेकंड लॉ पे चलते हैं हम लोग। ये डायग्राम तो यूज में आएगा ही, थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ता है हम लोग किसके ऊपर, दूसरा लॉ के ऊपर। तो दूसरा लॉ जो था हमारा क्या बोलता है, सेकंड लॉ। तो इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था कि द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ and sun sweeps equal area in equal interval of time, ठीक है। ये बोला गया था। इसमें क्या बोला गया, मतलब कि जैसे कि हमको एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एज पर द फर्स्ट, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, सन, सूरज देता हमारे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लेते कोई प्लैनेट है, मान लेते अर्थ ही है,
ये इलेक्ट्रिकल थोड़ा अच्छा से बनाने से थोड़ा एक बार अच्छे से बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अर्थ इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मतलब कि अगर हम लोग सन के रिस्पेक्ट में, इसका सेंटर पे होगा ना, सॉरी, अगर हम सन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जैसे कि सेल में होता है ना कि जैसे साइड घिसकता है, बहुत ज्यादा साइड हो जाता है तो पेरिहेलियन होता है, एपिहेलियन होता है, वैसे इसमें होता है। तो सन से जब सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एपिहेलियन। एपहेलियन, एपिहेलियन था, एपिहेलियन, एपिहेलियन। ठीक है, और सबसे नजदीकी पॉइंट इसका क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। यहाँ से अभी आप लोग को पता बताएंगे कि क्यों जो है सन का साथ कुछ कंडीशन है उसका, वो अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये एपिहेलियन है तो ये पेरिहेलियन था, इसको तो अभी बाद में देखते हैं थोड़ा हम लोग। तो जब क्या बोला कि लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट, तो उसको सेंटर से आप लोग लाइन जॉइन कीजिएगा, इसका सेंटर था, इसका सेंटर था। अब मान लेते कुछ डेज, जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे 30 डेज, तो 30 डेज में जो है वो इतना एरिया कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब विथ, विथ यहाँ विथ, एरिया नहीं विथ, कुछ इतना डिस्टेंस कवर करता है वो 30 डेज में। यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो आपका एरिया, इसका अंदर वाला एरिया देखेंगे, बाहर का एरिया नहीं, अंदर का एरिया, चीका है, चीका है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब हम अर्थ ले सकते हैं, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया, अगर हम लोग ऐसे देखा जाए, तो अगर हम देखें तो ये भी 30 डेज में वो कवर करेगा। कितने डेज में कवर करेगा, 30 डेज में। और इसका जो ये वाला हुआ, जैसा सेंटर से हम लाइन जॉइन करें, तो इसका जो अंदर का एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया, इसमें सिंपल देख सकते हैं, इसका अगर ये बड़ा है तो विथ छोटा हो गया, तो इसका तो इसका एरिया आपका कम, इसका एरिया इतना हो जाएगा। और इसका देख सकते हैं आप, विथ छोटा है लेकिन विथ बड़ा है, लेंथ छोटा, तो इसका एरिया इसका एरिया एक तरह से बोल सकते हैं सिमिलर होता है। और उसमें क्या बोला गया था, लाइन जॉइनिंग अर्थ एंड सन सर्व्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, मतलब अर्थात, इसका अर्थात देखते हैं हम लोग, तो मतलब कि जैसे इक्वल इंटरवल टाइम हो गया। ठीक है, अब इक्वल एरिया मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया दोनों इक्वल है। अगर हम इसको बोलते हैं ये है हमारा A2, ये है हमारा A1, तो हम सिंपल बोल सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2। और टाइम इसको अगर हम लोग बोले T1, ये हो गया T2। टाइम T1 T2 क्या लेंगे, सेम टाइम में T ही ले सकते हैं, तो टाइम जो रहेगा T टाइम में, T टाइम में जो है सेम इक्वल, सेम एरिया कवर करेगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ चलेंगे अब हम लोग, तो अब बढ़ते हैं हम एक चीज पे। तो यहां से आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर वो टाइम तो सेम है, स्पीड देखिए, स्पीड यहाँ पे वो जल्दी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, यहाँ कम डिस्टेंस कवर किया। सोचने वाली बात है, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम करता है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है आपका, तो आपको एनर्जी तो पता करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके आगे वाला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, वो भी बना दूंगा। तो पहले अब इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि हर ऑब्जेक्ट जो भी रेस्ट में होता है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जो भी मोशन में होता है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, और जब आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर हम उसको Kp से Ep से डिनोट करें, हम किससे डिनोट करें, हम उसको Ep से डिनोट करें, तो आपको क्या हो जाता है, mgh। ये अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ अर्थ के केस में। ठीक है, mgh। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटी अगर हम अर्थ के केस में लेते हैं, अब सन के केस में हम लोग लेंगे तो कुछ अलग हो जाता है। और अगर हम उसको काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ईपी या पी, कुछ भी एनर्जी ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी ई के लिख लेते हैं, ईपी जब पी छोटा में है, और ई के। ठीक है, ये तो रुकिए, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छा भाषा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ओके, ये होता आपका, ये होता पोटेंशियल एनर्जी mgh,
और आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग कैसे, अगर हम लोग बोला जाता है कि जैसे अर्थ से हम लोग डिस्टेंस आप ऊपर कर ले आते, जैसे कि हम कोई बॉडी या बॉल अगर हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो नीचे में क्या होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी से कुछ थ्रो करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है उसका, वो जो वेलोसिटी के कारण जो हम लोग थ्रो किए उसको, तो उसके कारण उसके पास क्या है, v है उसके पास, मतलब क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वहां पे उसका h तो नहीं पता, g mgh, और हम क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट वाले के, मोशन के लिए, रेस्ट के लिए है, ये रेस्ट के लिए है, ये मोशन वाले के लिए है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा और रहेगा, दो चीज में अंतर है, ठीक है। और जब कोई भी चीज रेस्ट में, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं, इसका हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, साथ में जो होता है हमारा, ठीक है, तो हाइट बढ़ता है तो उसके कारण उसमें क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशन को नीचे टान रहा है, तो उसका वेलोसिटी कम होता जाता है, तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होता जाता है, ऐसा केस में चलता है, ठीक है। और आपका जो सेंटर पॉइंट में होता है, क्या होता है, के ई इज इक्वल्स टू पीई हो जाता है, और आपका जो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ इसको वर्क एनर्जी, हाँ वही तो है, वही ना है, हाँ वही है। तो उसमें क्या होता है आपका कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, के ई प्लस पीई, कोई भी पॉइंट में अगर हम इसको 1 से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ke2 प्लस pe2, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा ले चलते हैं, अब हम लोग कहाँ पे, सन के केस में, यहाँ पे तो हो गया कि आपका अर्थ सरफेस से ना, आप यहाँ पे अर्थ को आप अर्थ ग्रेविटी लेके बता रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे होता है। अब हम इसको सन के केस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब हम सन के केस में लेके बढ़ते हैं, तो तुम क्यों मिट गया भाई, तुमको नहीं ना मिटना है, तुम मिटोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। हम सन को सेंटर पॉइंट मानते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सन को पेरीहेलियन पर रखते, सबसे फारदेस्ट पॉइंट होता। अब हम लोग सेकंड लॉ से क्या समझे थे, सेकंड लॉ पे जैसे इक्वल स्वेप इक्वल वो वाला से, ये लॉ से, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ जो पेरीहेलियन में होता है वो स्लो होता है, उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, और जो यहाँ पे होता है एपीहेलियन में स्लो होता है, पेरीहेलियन में फास्ट होता है, देखे चलिए, हाँ यही बताया था, सॉरी, ठीक है। शायद उल्टा नहीं नाम बता दी मैं, सीधा ही नाम होगा, क्यों से उल्टा हो जाएगा, एपीहेलियन, पेरीहेलियन, परहेलियन, एपीहेलियन, अपहेलियन, क्या क्या था, आई एम जस्ट जोकिंग, बैड जोक, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सन के केस में ले ऐसा, ठीक है, सन के केस में लेंगे तो यहाँ पे अगर आप सन के पास भी कुछ ग्रेविटी है, अकॉर्डिंग टू F is equal to Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम सन को एपीहेलियन रख देते हैं, यहाँ पे अर्थ को, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, चेंज हो गया, दोनों का मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ठीक है। तब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका डिस्टेंस ज्यादा है, h यहाँ पे क्या होता है आपका, h का इंडिकेशन वहां पे हो रहा है कि आपका वो जो जिसको आप सेंटर पॉइंट ले सकते हैं, जिसका से आप g कंपेयर कर रहे हैं, उससे वो कितने डिस्टेंस पे है वो हो जाता है आपका, जिसका आप सेंटर मान रहे हैं, ठीक है, उसका सरफेस से। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है यहाँ पे कि g में तो आपका वैसे भी सरफेस गिना ही जाता है वैसे, ठीक है, सरफेस से ही हम आधा आधा क्या क्या बोल देते हैं, हमको खुद ही पता नहीं चलता, कभी कभार नर्वसनेस हो जाता है कभी कभी, तो उसी कारण उल्टा सीधा भग जाते हैं, चिंता नहीं करने का,
ठीक है, मैं हूं आपके साथ, तो देखते रहे आपका अपना चैनल और पावर स्टडीज, और सारे वीडियो देखा कीजिए, कृपया आधा में ना छोड़े। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको सन को सेंटर पॉइंट ले लिए, सन का आप सेंटर पॉइंट लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम एच के जगह हम उसको आर से इंडिकेट करें तो कुछ जाएगा, मेरा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एच भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, जैसा कि हम लोग बताए थे कि आपका जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होता है एम एस को हम लोग किससे मतलब चेंज करते हैं, एच से चेंज करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे एच को आर से चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस ही होता है आर भी। तो यहाँ पे वो आर हो जाता, यहाँ पे R1, यहाँ R2 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, एक चीज हम देख क्या सकते हैं कि यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ जी हम निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है वो, उसका ग्रेविटी कितना है, ठीक है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, मतलब कि अगर हम लिखें तो वहां पे हम जी पुट करेंगे, मास ऑफ सन पुट करेंगे, और यहाँ आर स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है। एक तरीके से अगर हम वहां पे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं, अगर सेम डिस्टेंस पे रखें, सेम डिस्टेंस पे रखें उसका सेंटर से, तो उसका तो वही वैल्यू रहेगा, वही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका इस पॉइंट से अगर हम उसका लें, अगर तो उसका ग्रेविटेशनल पुल, हम लोग जी का फॉर्मूला भी बताया था आपको, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ मास ऑफ सन लेंगे, नॉट मास ऑफ अर्थ, यहाँ मास ऑफ सन लेंगे, तो मास ऑफ सन कुछ था 2 × 10⁻30 था शायद, ऐसा कुछ है मास ऑफ सन। तो वो पुट करना है, डिस्टेंस पुट करना है कि कितना डिस्टेंस पे है, तो उसके बाद हम लोग जी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, यहाँ आर मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ इंटू ग्रेविटी ड्यू टू सन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू सन, इंटू हाइट मतलब R1। ठीक है, अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो सब कुछ जी सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा हमारा, m इंटू जी एस इंटू R2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या पता था, R2 स्मॉलर देन R1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब होता है ये चीज याद रखिएगा, रेस्ट पे होता है, वो उसका यूज आएगा देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं कि जो ये वाला चीज है ये इससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया आपका, इस जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए पॉइंट लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज स्मॉलर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे उसका डिस्टेंस कम हो रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो रहा है भैया, उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, उसके कारण उसका स्पीड जो था, यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं उसका वेलोसिटी कुछ होगा, तो वो जब यहाँ से ऐसे से बढ़ा तो उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो मतलब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका मास तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ तो बढ़ नहीं रहा, वो हाफ तो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है सिंपल भाषा में, क्योंकि वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका अर्थात यही बता सकते हैं कि जो पॉइंट बी पे है वहां पे जो है आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, मतलब कि वहां पे आपका क्या हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब स्पीड चलेगा। तो यहाँ से आपका पता चल गया कि अर्थ जो है इस पॉइंट पे स्पीड क्यों है, इस पॉइंट पे कम स्पीड क्यों है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, चलिए। नहीं समझे क्योंकि हमको भी पता है कि मैक्सिमम जो देख रहे होंगे 11th तक का अगर कोई होगा उसको समझ में आ सकता है, लेकिन कोई 11th तक क्यों देखेगा, क्योंकि हम तो थे उनसे जूनियर का वीडियो देख के तो और शर्मनाक फील होता है, तो वो लोग तो नहीं देखेंगे। तो जब आप लोग देख लीजिएगा ना एनर्जी, वर्क, एनर्जी, पावर का जब हम वीडियो बना देंगे तो तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे कमेंट पे मिला था इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसी को बता देते हैं, नहीं तो फिर कमेंट में आके आप लोग जानते हैं गालियां भी पड़ती है। तो यहाँ से ये चीज तो पता चल गया, ठीक है, कि उस टाइम स्पीड क्यों होता है, उस टाइम स्लो क्यों होता है, ये चीज पता चल गया। हाँ चल गया सर, ने भैया भैया भी ना क्लासमेट ही क्या बोलिएगा, जूनियर जब देखेगा तो वो भैया बोलेगा 1 साल बाद। अभी तो फिलहाल मेरा ही क्लासमेट्स देखते होंगे, या देखते भी कहाँ है कोई, व्यू तो देखते 10-20 लाइक, 5-6 लाइक, लेकिन फिर भी क्या करें, बनाते हैं, मन करता है, मजा लगता है, मजा आता है बनाने में, बताने में कुछ मजा लगता है हमको, इसलिए बताते हैं।
लेकिन मेरा नेट भी जाता है, बोर्ड खरीदने में भी पैसा गया मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, खुशी पाने के लिए पैसा तो खोने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है केपलर का, केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशन का। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन से आपको समझ में आ रहा है प्लैनेट का मोशन के बारे में, तो हम लोग दो तो देखेंगे कैसे कैसे वो हुआ, और तीसरा देखते हैं, तीसरा देखेंगे ना मैं हम लोग। तो ये जो तीसरा लॉ है वो हम लोग क्या बताता है, क्या बताता है, देखते हैं वो लोग भी। तो दिस स्टेट दैट द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, हम डायरेक्ट मीन डिस्टेंस बोलिए, द किसका मीन डिस्टेंस, तो द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ओके, यहाँ आप चेंज करते हैं इसको, तो द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, अर्थ नहीं सॉरी यहाँ अर्थ, तो ये लोग प्लैनेटरी मोशन तो हर प्लैनेट के लिए अप्लाई होता है, प्लैनेट लिखिएगा, बिटवीन प्लैनेट एंड सन इज डायरेक्टली proportional to t टाइम का स्क्वायर, सॉरी टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, मतलब कि टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन होता है, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है सर्कल में, टाइम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपना एक्सप्रेशन में लिखता है ना हम लोग, उसके बाद सिंपली समझ में आएगा हम लोग को। तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। ये जो था कैपिटल किसके देख के बोला था, टाइम पीरियड, कैपिटल टी इंडिकेटर, टाइम स्मॉल टी से, लेकिन टाइम पीरियड कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल था ये जनरल आपको ऑब्जर्वेशन करके बताया गया था। ठीक है, वो ऑब्जर्व किया था और उसके बाद अपना लॉजिक ला के ये निकाला था। तो इस डायग्राम में टी स्क्वायर, इसका मतलब लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा सूरज देवता है, यहाँ पे आपका कोई अर्थ मान लेते हैं, यहाँ पे अर्थ ही हो सकता है, और कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से पार हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे अर्थ। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मीन डिस्टेंस ना, मीन डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, अगर हम सब पॉइंट को देख लेंगे हर एक पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, हर पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ जो सारा जो पॉइंट बनेगा उस सब से जो हम लोग मीन डिस्टेंस निकालेंगे वो जो हो जाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, जो उसका जो 365 डेज, आज के केस में तो कुछ 365 डेज 6 आवर्स होता है अप्रोक्सीमेटली। तो उस वो दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से आप देख भी सकते हैं जो मरकरी होता है वो जो है रिवॉल्व कम टाइम पे करता है, और उसका जो है आपका, अगर आप ज्योग्राफी में देख सकते हो, सब आपको ज्योग्राफी मिला है तो गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं सबका टाइम पीरियड और ये सब, तो वो जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, इस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा लेक्चर शायद 35 या 40 मिनट का बन सकता है। ये यूट्यूब है तो यूट्यूब तो है, लेकिन मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ ना, तो फिर भी यूट्यूबर नहीं होने की वजह से मुझे तो इतना दम तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे तो मजा आता बनाने में, बोर्ड में लिखने का कुछ अलग ही मजा, कुछ अपने अंदर मतलब आता है, कुछ अलग टाइप का फीलिंग आता है, कुछ समझ ही सकते हैं। जब स्कूल क्लास में आपको मिलता है बोर्ड पे लिखने तो कुछ अलग टाइप का खुशी होता है। अगर आपको सबके सामने लिखने बोल दिया जाता है तो नर्वसनेस आता है, लेकिन अगर आप अकेले में लिखते हैं तो कुछ अजीब लगता है। जब भी बोर्ड मिलता है खाली लिखने, चौक उठाते लिखना लगता है, बहुत जन ऐसा होता है, मैं भी उसमें से एक हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका। अब यहाँ से एक न्यूटन अपना बुद्धि लगाते हैं यहाँ से कि अब यहाँ जो हम लोग बता F is inversely proportional to 1/r², तो 1/r² क्यों हुआ, r क्यों नहीं ले सकते थे हम लोग, r तो ले सकते थे, r² क्यों लिए, तो वो जो है यहाँ से गेस किया गया था। तो यहाँ से अब देखते हैं हम लोग कैसे गेस किया। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, F is equals to mv²/r। तो यहाँ पे मास, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r, रेडियस, सर्कुलर पाथ में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। फर्स्ट लेक्चर मोशन पे चाहिए, मोशन पे नहीं देखा है तो जाके मेरा चैनल पे चेक कर सकते हैं।
लेकिन आप लोग तो सब देखते ही नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ बड़ा सा, मैं अभी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, तो मुझे तो कोई देखता भी नहीं है, सब जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर के पास देखने। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, नया हूँ इस फील्ड में। लेकिन कुछ तो भैया व्यू दे दो, कुछ सब्सक्राइब कर दो, भीख मांग मांग के तो इधर यूट्यूबर मर जाते हैं। मैं तो अभी तक ज्यादातर तो वीडियो में बोला ही नहीं हूँ, इस वीडियो में ज्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन बोल रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस जो होता है, ये हो गया रेडियस, वही डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम मास कांस्टेंट रखें, मतलब कि हम सेम बॉडी पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि ये जो बॉडी है, जो बॉडी हम यहाँ पे लिए हैं, वो बॉडी हर जगह वही रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। तो हम लोग को जो है, हम लोग क्या पता है, एक चीज क्या पता है, हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कि हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो सकता है स्पीड, यहाँ पे एम वी स्क्वायर, यहाँ सॉरी वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ स्पीड होगा। इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज स्पीड, सॉरी बाय मिस्टेक वेलोसिटी बोला जाता है, क्योंकि अब तो फिजिक्स में जाता है नाइन्थ में वेलोसिटी 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 पढ़ के दिमाग मेरा घुमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वी स्क्वायर, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो हम लोग क्या डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर सर्कमफेरेंस बाय टी, तो हमारा वी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय टी, यही ना, टाइम जितना लिया 2 पाई आर बाय टी। ठीक है, अब यहाँ 2 पाई तो हमारा देख सकते हैं हम लोग 2 पाई कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। यही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग एक चीज आप लोग को बताना भूल गए, वो चीज बता देते हैं अभी, ये अलग चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक मार लीजिए, ठीक है, केपलर लॉ से अब हम लोग निकालते हैं क्या, हमारा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाता है, वहां पे एक कांस्टेंट बढ़ता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू कोई कांस्टेंट के मान रखते हैं, हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के का जब वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट है हमारा के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, के कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ है, जरूर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो के का अगर हम लोग, तो मतलब क्या हो गया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये आ गया, के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अब हम इसको v का स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो गया हमारा v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, अभी तक कांस्टेंट नहीं बैठा है यहाँ पे, इसलिए इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी कैपिटल टी, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसको हम लोग इस साइड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर, तो इसको हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो गया हमारा क्या, हम एक आर को नीचे साइड में रखते हैं, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू आर। अब हम लोग क्या जानते हैं, के जो है कांस्टेंट है हमारा, के कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको कांस्टेंट पुट कर चुके हैं, मतलब ये अगर कांस्टेंट है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं हमारा क्या, v स्क्वायर जो है हमारा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में चला ना, तो सॉरी यहाँ कांस्टेंट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में चल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में निकाले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटा सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया तो इक्वल्स टू, सॉरी 1 बाई आर होगा, या आर कहाँ से लिख दिया है, पागल चोमा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है, तो जब हमको v स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, तो जब हम इसको इस चीज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर अपॉन में डिवाइड में टू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो यहीं से हमारे न्यूटन में अपन ये फॉर्मूला निकाल और हमें चाप दिया ताकि हमारे लग जाए। तो ये था आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, टेपलेस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करें और वापस से देखें। धन्यवाद, शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो, गुड नाइट, बाय। ओके, तो अब आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम तो ये कमेंट करते ही नहीं है, एक दो जो है वो कमेंट किए थे, तो मैंने सोचा कि अगर एक दो कमेंट कर रहे तो पहले उन्हीं का बात सुन लिया जाए।
बाद में अपनी मर्जी के चलाऊंगे। तो पता चला कि वो भी जो कमेंट कर रहे हैं वो भी ना करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन या शुभ रात्रि। आप जिस भी समय देख सकते हैं उस पे आप शुभ लगा सकते हैं। धन्यवाद।